हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 11th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है और चैप्टर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, ईव। ईव मतलब इवनिंग से आया हुआ है ये शब्द। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ? ईव एक बेसिकली टाइम होता है। ठीक है, ये कौन सा टाइम होता है? कोई मेजर कोई इवेंट आने वाला होता है, उससे पहले वाला जो टाइम होता है, उससे ठीक पहले वाला जो टाइम होता है, उसको ईव कहते हैं। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिलने वाला था उस समय हमारी इकोनॉमी जो थी उसके सूरत हाल क्या थे। ठीक है, उसकी दशा जो थी वो क्या थी, उस पर हम नज़र डालेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब इस चैप्टर को कैसे शुरू किया गया है बुक में अगर आप देखोगे तो विक्टर अलेक्जेंडर व्रूस करके वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे उसमें के 1894 के। उनका क्या स्टेटमेंट था? देखिए, उनका स्टेटमेंट था कि इंडिया इज, ये देखिए, इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर। ठीक है, मतलब कि इंडिया जो है हमारे एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का आधार है। इफ द एम्पायर लूजेज एनी पार्ट ऑफ अदर ऑफ इट्स डोमिनियन, ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे साम्राज्य के जो बहुत सारे डोमिनियंस हैं, ठीक है, अगर उनमें से किसी को अगर हम लॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो हम सरवाइव कर पाएंगे, तब हम सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने इंडिया को लॉस कर दिया तो इस केस में हमारा जो अंपायर है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन तो आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज जो था वो कभी डूबता नहीं था। क्यों नहीं डूबता था? क्योंकि लगभग एक टाइम ऐसा था 1950s तक या उससे पहले पहले कि लगभग इनकी कॉलोनीज हर कंटिनेंट्स में थी, लगभग सभी कंट्रीज को इन्होंने गुलाम बनाया ही था। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज जो था वो कभी डूबता नहीं था। तो ये एक स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस कितना था। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर जो है, सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वाई, क्यों हम जो हमारी इकोनॉमी आज से 70 साल पहले जो थी उसको हम क्यों स्टडी करें। तो इसका जवाब ये है कि जो आज की इकोनॉमी आप देख रहे हो, ठीक है, वो कोई आप कह लीजिए कि सिर्फ करंट डेवलपमेंट जो है उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो आज का आप इकोनॉमिक सिस्टम देख रहे हो, स्वाभाविक सी बात है इसका रिफ्लेक्शन जो है या फिर इसके रूट्स जो हैं आपको पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आज की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है, ना तो ये प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और ना ही ये प्योर सोशलिज्म काइंड ऑफ इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ऐसा स्टेप्स जो है हमारे फोर फादर्स ने लिया होगा। ठीक है, इसलिए करंट का कोई भी डेवलपमेंट होता है उसका रूट्स जो है आपको पास्ट में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए हमें इंडियन इकोनॉमी जो है एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ी। और आपको पता ही है कि एक बहुत लंबे समय तक भारत जो था वो गुलाम था अंग्रेजों का। तो इसलिए अंग्रेजों की क्या पॉलिसीज थी, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आज जब हम इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं और हम कहते हैं कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो उसके साथ एक कंपैरिजन जो है वो हमें करके देखना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया और उससे उभरने में ही हमें इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो इसलिए इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, ताकि एक बार जो हमारी इकोनॉमी थी अंडर ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी उसको हम समझ लें, उसके बाद एक कंपैरेटिव इकोनॉमिक जो है उसका अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका बुक में आएगा कि व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, अंग्रेजों का सबसे बड़ा पर्पस क्या था? अंग्रेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक, ठीक है, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कंपनी का जो मोटिव होता है, क्या होता है? कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो इनका जो एम था, ठीक है, वो क्या था? वो था प्रॉफिट। हमने सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और इंडिया को क्या करना है? इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में ही इसको हमने देखना है। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी थी। अब इस बुक में ये देखिए, इस पे आपको एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है आपसे। इनफैक्ट पूछा गया है मल्टीपल टाइम कि मसलिन जो है, ठीक है, ऐसे हाईलाइट करके ही क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है कि मसलिन जो है ये बेसिकली क्या है। तो मसलिन क्या है? मसलिन एक टाइप है कॉटन की, ठीक है, एक कॉटन की टाइप है
जिसका कि ओरिजिन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ढाका में देखने को मिलता है। एंड दिस इज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन, ठीक है, आपने याद रखना है। और मसलिन की जो फाइनेस्ट वैरायटी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मलमल। और इसके और दूसरे कौन से नाम है, इसके दूसरे नाम कौन से हैं, मलमल शाही भी इसको कहते हैं और मलमल खास भी इसको कहते हैं। शाही मतलब शाह आ गया, शाह आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कोई शाह है, कोई रॉयल बंदा है, ठीक है, अमीर जमींदार काइंड ऑफ बंदा है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको रॉयल, ठीक है, रॉयल क्लॉथ्स भी कहते थे। तो मसलिन जो है इसकी इंपॉर्टेंस पास्ट में बहुत ज़्यादा थी, आपने याद रखना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसलिन जो है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मसलिन जो है ये क्या है, ठीक है, या फिर विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर ऐसे भी पूछा जा सकता है मसलिन जो है ये किसकी वैरायटी है, तो ये कॉटन टेक्सटाइल आपने याद रखना है। और उसके बाद देखिए ये ऐसा कहा जाता है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था अंडर कॉलोनियल रूल आपको देखने को मिला। अब देखिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी हो, कुछ भी हो, हम कब लो या कब हाई कहेंगे, कब कहेंगे, जब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए एक डेटा हो, ठीक है। देखिए कोई अमीर है या कोई गरीब है, कैसे पता चलेगा, वो पता चले, देखिए कोई गरीब है कैसे पता चलेगा, उससे कोई अमीर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे अगर इंडिया का कम था, तो हम क्यों कहते हैं कि कम था, क्यों, क्योंकि इससे पहले का जो इंडिया था, इससे पहले का मतलब है अंग्रेजों से पहले का जो इंडिया था, वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल हमको देखने को मिला, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए पास्ट में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो लो ग्रोथ रेट था। अब ये जो बातें मैंने अभी पहले आपको बताई थी कि कैसे इंडिया की जो इकॉनमी थी वो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, ठीक है, इसीलिए एक कंपैरिजन करके हमें पता चलता है कि अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, इस पर भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड के दौरान क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि एग्रीकल्चर जो था ये एक मेजर रोल प्ले करता था, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं था, ठीक है, बहुत कम था, लेकिन इनका भी प्रेजेंस था, आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, देखिए इंडिया की जब हम बात करते हैं और इंडिया की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसके लिए फेमस था, ये फेमस था हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है, हस्तशिल्प के लिए भारत फेमस था इन द फील्ड ऑफ वट, कॉटन, कॉटन, ठीक है, कॉटन का यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना, सिल्क का यूज़ करके जो अलग अलग चीज़ बताना, और मेटल्स और प्रीशियस स्टोन जो है, ठीक है, उसकी कार्विंग करनी, इसके लिए वर्ल्ड फेमस था इंडिया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देना तो छोड़िए, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, इंडिया की जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसको कभी भी एस्टिमेट करने के लिए कोई अटेम्प्ट किया ही नहीं गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। थैंक्स टू इंडिया के ये जो लोग थे, इंडिया के कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जो इंडिया से प्यार करते थे, ठीक है, जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, दादा भाई नेहरूजी हो गए, ठीक है, विलियम विग्बी हो गए, देन फिंडले सिरास और VKRV राव साहब और RC देसाई साहब, तो इन लोगों ने बहुत काम किया, ठीक है। पॉपुलेशन का डेटा जो है अलॉन्ग विथ अगर हम बात करें कि जीडीपी का डेटा जो है वो क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, इन सभी एरियाज में इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, आपने याद रखना है। दादा भाई नौरोजी की, यहाँ पे BH भाई आप कर लेना इसे, दादा भाई नौरोजी जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए जब ये बहुत सारी स्टडी जब होती है तो जो हाईलाइट निकल के आता है कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड के दौरान जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, तो आप देखते हो कि जो फर्स्ट हाफ है 20th सेंचुरी का, मतलब कि 1901 से लेकर 1950 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो जीडीपी था लगभग सिर्फ 2% के साथ ही ग्रो कर रहा था, और उससे भी यहाँ पे विकास स्थिति किस केस में थी, पर कैपिटा इनकम में। तो पर कैपिटा आउटपुट जो था आपका वो तो सिर्फ 0.5% था, और इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब हम सिलसिलेवार तरीके से क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को हम
इन डेप्थ स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कैसा था। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्यूपेशन कितने लोगों की थी। तो पूरी पॉपुलेशन की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसकी 85% जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देन ये जो पर्सन है ना बर्नियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप +1 +2 की बुक पढ़ोगे ना हिस्ट्री की, तो उसमें इसको बहुत डिटेल से इसका जो एक्सपीरियंस था उस पर एक चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो पर्सन है इसने बंगाल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल इज रिचर देन इजिप्ट, ठीक है, वन ऑफ द ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो कौन वो ट्रैवलर था, बर्नियर था, ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हम कर ही रहे हैं तो आपको पता ही है, देखिए एक बात आपने लेके चलना है कि अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान कोई भी सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था, मतलब कि आपको ग्रोथ जो था वो देखने को नहीं मिल रहा था। एक कांस्टेंट तरीके से जो एग्रीकल्चर था वो ग्रो कर रहा था। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो एब्सोल्यूट टर्म्स में लो थी, लेकिन कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट एरिया जो था वो बढ़ गया था और कल्टीवेशन जो थी बड़े स्तर पे की जाने लगी थी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो था वो लो था एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। जब एब्सोल्यूट टर्म्स यहाँ जब लिखा जाता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने एक लिमिट तय कर दी है, ठीक है। मतलब कि आपने एक खेत का कोई साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंगली आपने ये लिमिट तय कर दी कि इस खेत का प्रोडक्शन जो है 100 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो 100 किलोग्राम से अगर कम हुआ तो आप कहोगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में हम मेजर करते हैं किसी चीज़ों को। दूसरा एब्सोल्यूट का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, रिलेटिव। जब हम दो चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे दो खेतों को कंपेयर कीजिए, मान लीजिए सेम साइज की है, ठीक है, एक से मिल रहा है 100 किलोग्राम, दूसरे से मिल रहा है 80 किलोग्राम, तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव टर्म में एक जो खेत की प्रोडक्शन जो है दूसरे से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड लिमिटेशन जो रखी गई है कि इतना जो टारगेट रखा गया कि इतना हमने प्रोड्यूस करना है उससे कम हो रहा था, हालांकि जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि एग्रीगेट एरिया जो था अंडर कल्टिवेशन जो था वो इंक्रीज हो गया था। अब यहाँ पे सवाल है कि वाई स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपको स्टैग्नेशन देखने को मिल रही थी, मतलब कि जो ग्रोथ नहीं हो रहा था, ग्रोथ रुका हुआ था, तो उसका कारण क्या था। देखिए इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, वो था जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अब ये जमींदारी सिस्टम आपको पता ही है कि बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। कमेंट सेक्शन बताइए कि जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कि किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जमींदारी सिस्टम जो था, अब नाम से ही क्लियर है, जमींदार आ गया यहाँ पे, मतलब कि एक इंटरमीडियरी आ गया। एक तो खेत में काम करने वाला किसान है और एक इंटरमीडियरी आ गया जमींदार, और ये सारा का सारा पैसा जो है किसको देगा, ये देगा अंग्रेजों को, ठीक है। तो अब ये तीन लोग यहाँ पे पिक्चर में आ गए, खेत एक है, तीन यहाँ पे लोग जो इससे अपना काम चलाएंगे। अब इसके चलते हो क्या रहा था, जो अंग्रेज थे वो प्रेशराइज करते थे जमींदार्स को कहते थे कि भैया जल्दी से जल्दी कलेक्शन करो और हमारे पास पहुंचो, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जमींदार जो थे, ठीक है, ये प्रेशराइज करते थे किसानों को। तो इस तरीके से आप देखते हो कि सिस्टम जो था मेंटली टॉर्चर किया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन ठीक ठाक हो भी रहा था, ठीक है, सब कुछ अच्छी तरीके से चल भी रहा था, तो इन जमींदारों ने और अंग्रेजों ने या फिर कोई भी रॉयल हेड था उस टाइम पे, ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की ओर कभी कोई काम करते ही नहीं थे, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जमींदार एंड ब्रिटिश डिड नथिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि वाई जमींदार वाज सो एरोगेंट, तो ये इतने एरोगेंट क्यों थे। तो ये हमने पहले देख ही लिया कि जो अंग्रेज थे वो इनको प्रेशराइज करते थे और धमकी इनको ये मिलती थी कि अगर टाइम पे पैसा नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी ज़मींदारी जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इनको डर था कि हमारी ज़मींदारी जो है वो हमसे छीन ना ली जाए। तो इस केस को देखते हुए जो ज़मींदार थे, ऑब्वियस सी बात थी कि इनको एरोगेंट होना पड़ा।
इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो ना, तो हिस्ट्री की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। ये जमींदारों का ये पूरा जो कंसेप्ट है ये आपको देखने को मिलेगा जो 12th की हिस्ट्री की बुक है, वहाँ पे अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, अब प्लाइट ऑफ फार्मर्स पे हम थोड़ा नज़र डालते हैं कि ये किसानों की जो दुर्दशा थी वो क्यों थी ऐसी। देखिए, इसका सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम कंपेयर करें इंडिया के एग्रीकल्चर को दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ में, तो वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। उनकी जो टेक्नोलॉजी थी तो वो काफ़ी हाई थी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब टेक्नोलॉजी नई तरीके का आता है तो आपका जो बर्डन है, फिजिकल मैनुअल काम जो है वो कम हो जाता है और प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास था नहीं, लैक ऑफ आपको इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा था। इसके चलते क्या था, प्रोडक्शन कम हो रहा था। प्रोडक्शन कम रहा, इसका मतलब किसकी बैंड बजेगी, किसानों की बैंड बजेगी। उसके बाद लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो इरिगेशन फैसिलिटी का कोई यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। इसका आपको इंप्रूवमेंट कब देखने को मिलेगा, 60s-70s का जो टाइम पीरियड था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आता है, तो उस समय इसको काफ़ी जोरों शोरों से इसको प्रमोट करने की बात करी गई थी। ठीक है, देन फर्टिलाइजर्स का कंसेप्ट भी लगभग नहीं था। हम ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो चल रहा था। तो आपको पता है ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं जो आप क्या मतलब कि अगर कंपैरिजन करोगे, अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स किस फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, ये हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इनके साथ अगर कंपैरिजन करोगे आप, नॉर्मल ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती की जाती है तो फ्रेश जरूर होता है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो इतना मतलब अप टू मार्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि इन चीज़ों में हम पीछे थे, तो हमारे किसान भाई लोग जो थे इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और आपने बात याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट शब्द आपके पास आएगा, कैश क्रॉप। ठीक है, ये कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप का मतलब होता है ऐसी फसल जिसको कि आप मार्केट में जाके बेच सकते हो और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। इसको आप कंजम्पशन इसका नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि कई कई ऐसे कैश क्रॉप है जिसका कंजम्पशन भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैश क्रॉप जो है इसको सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ही उगाया जाता है। ठीक है, इसको कंज्यूम मतलब कि खाया नहीं जाता है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब ऐसे खाना ही सिर्फ नहीं होता है, बट स्टिल ये जिस सेंस में बात कर रहा हूँ आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इन्होंने कैश क्रॉप जो था, कैसे कैसे कैश क्रॉप जो थे इन्होंने उगाने शुरू किए। हमने उगाने शुरू किए, क्या कहते हैं उसको, इंडिगो, ठीक है, कॉटन, ये सभी चीज़ें जो है हमने उगाना शुरू किया। तो इसके चलते देखिए एक बात ये कही जा रही थी कि कैश क्रॉप तो उगाना शुरू कर दिया, बहुत पैसा आने वाला है। ठीक है, किसानों के पास पैसा आ रहा था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि कैश क्रॉप उगा के हम इसको बेच रहे थे। ठीक है, बेच रहे थे, और इसका जो आप ये इस तरीके से समझिए कि जो क्रीम जो था ना, क्रीम तो जा रहा था अंग्रेजों के पास, क्रीम वो खा जा रहे थे, और हमें क्या मिल रहा था, जो हमारे किसान भाई लोग थे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। मतलब कि मेहनत करके कैश क्रॉप इन्होंने उगाया, बेचा अंग्रेजों को, अंग्रेज अपनी मार्केट में जाके ऊंचे दामों में बेच रहे थे, और वहाँ की जो कंपनियां थी कपड़े बना बना के हमारे ही कॉटन से, हमारे इंडिगो का यूज़ करके हम ही को बहुत ऊंचे ऊंचे रेट पे जो थे ये बेचा करते थे कपड़े। तो कैश क्रॉप आया, पैसा इंडिया में आया, लेकिन उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है इंडियंस को नहीं मिला। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो अभी तक हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसका क्या कंडीशन था। तो देखिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सभी की बैंड बजाती थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अंडर कॉलोनियल सिस्टम, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम जो था उसके अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी अपना डेवलप नहीं हो पाया था, और जिसके लिए हम फेमस थे, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, ठीक है, उसकी भी इन्होंने कमर तोड़ दी अंग्रेजों ने। ठीक है, और इनका मोटिव क्या था, ये जो हमारा इंडिया का जो ट्रेडिशनल इंडिजीनियस सिस्टम था इसको ख़त्म करने के पीछे दो कारण थे, टू फोल्ड कारण थे। पहला कारण क्या था कि इंडिया को सिर्फ हमने देखना है एज ए रॉ सप्लायर कंट्री। ठीक है, मतलब कि ये रॉ मटेरियल जो है सिर्फ यही हमको सप्लाई करता रहे, बस इसका यही काम है, और इनके ही रॉ मटेरियल से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और इनको ही बेचेंगे। बस इनके दो ही पर्पस होने चाहिए इस कंट्री का। ठीक है, ये इनकी यहाँ पे माइंडसेट थी उस टाइम पीरियड में, और ये ना बहुत बड़ी एक समस्या है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, देखिए इंडिया में तो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंसेप्ट इस टाइम पे तो कोई था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने कोई खास इधर ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन कैश क्रॉप जब हमने उगाना शुरू किया, तो जब अंग्रेज इस कैश क्रॉप को अपने देश में लेके जाते थे और कपड़ा यहाँ पे बेचते थे या फिर और दूसरे तरीके के जो कैश क्रॉप्स थे, उससे इंडिया में एक नए तरीके का डिमांड जनरेट हुआ। अब वो नए तरीके का डिमांड क्या था, वो नए नए तरीके के कपड़े मान लीजिए लेके आते हैं, और वो जो कपड़े थे, जो इंडिया का ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है,
उस तरीके से उस टाइप का कपड़ा बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिमांड है जिसको कि इंडिया की जो लोकल मार्केट है वो कभी फुलफिल नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि यहाँ पे 100% मार्केट मोनोपोली जो है अंग्रेजों ने बना ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। मतलब 1850 के बाद की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है उसका सेटअप करना इंडिया में इन्होंने शुरू कर दिया। अब आपको पता ही है सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो रेल सिस्टम जो है, ठीक है, उसको डेवलप करना शुरू किया। पोस्ट जो है, ठीक है, इस तरीके की इंडस्ट्री जो है इसको सेटअप करना इन्होंने शुरू किया। लेकिन इनका जो ग्रोथ था ये अप टू मार्क नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस फील्ड में सबसे पहले तो देखिए रेलवे था, और इनको सपोर्ट करने के लिए जो था, सपोर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, टेलीग्राफ हो गया, पोस्ट हो गया, इस तरीके के सिस्टम इन्होंने डेवलप किए। लेकिन जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो कौन सी थी, वो थी आपकी कॉटन, ठीक है, कॉटन की इंडस्ट्री, जूट की इंडस्ट्री, ठीक है। इसका सेटअप जो किया जाना शुरू हुआ कब से, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 1850 के बाद में। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी ना, उस पे डोमिनेशन किसका था, इंडियंस का था। ये एमसीक्यूज प्रीलिम में आपका आ सकता है। कॉटन टेक्सटाइल जो था इस पे किसका डोमिनेशन था, इंडियंस का था, ठीक है। और कॉटन इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है तो इनकी लोकेशन कहाँ पे थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट इंडिया कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये वाला एरिया। आपको पता ही है कि जो कॉटन है, कॉटन के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी जो मानी गई है वो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी किधर मिलती है, ये वेस्टर्न साइड में ही मिलती है। तो इसलिए जो कॉटन टेक्सटाइल जो है, ठीक है, इसका गढ़ जो था, इसका गढ़ था अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ है जूट मिल। जूट मिल पे जो डोमिनेंस था वो किसका था, वो अंग्रेजों का था। और इसका कंसंट्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में। आपको पता ही है कि जूट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो सबसे ज़्यादा जूट कौन प्रोड्यूस करता था, बंगाल प्रोड्यूस करता था। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें, नए भारत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें भी वेस्ट बंगाल अपना जो स्टेट है वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और आपको पता ही है कि जब हम जूट की बात करते हैं तो जूट के लिए किस तरीके का क्लाइमेट आपको चाहिए, ऐसा क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड वाला क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो है क्लाइमेट जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, मोस्ट स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, बिहार। तो यहाँ पे ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने रट लेना है इसको। उसके बाद क्या है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है ये भी आप देखते हो कि 20th सेंचुरी में ये भी उभर के आने शुरू हो गए। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है 1907 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। देखिए ये जो छोटे मोटे जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे अभी टीचर ट्रेनिंग का कोई टेस्ट हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था कि ये टिस्को जो है इसको कब सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होता है 45 में, 45 था कि 44 था, ठीक है, यही टाइम पीरियड था। तो इसके बाद क्या था कि अंग्रेजों ने शुगर, ठीक है, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद एक बात हमने यहाँ पे याद रखनी है कि अंग्रेजों ने कैपिटल गुड इंडस्ट्री की तरफ कोई भी ध्यान जो है इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होती क्या है। देखिए, एक तो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, समोसे बना रहे हैं, ठीक है, पैटिस बना रहे हैं, पेस्ट्रीज, केक्स, ठीक है, मतलब इसको डायरेक्टली जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, ये कंज्यूमर गुड्स है, डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन प्रोडक्ट्स का फर्दर यूज किया जाता है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस कैसे इसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो सिलाई मशीन बना रही है, ठीक है। अब वो सिलाई मशीन बेच रहे हैं और फर्दर जो सिलाई मशीन है, ठीक है, उसका काम किस लिए किया, किसके लिए उसका यूज किया जाएगा, कपड़े सिलने के लिए किया जाएगा। तो कैपिटल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है, ये ऐसी चीजें आपको बना के देते हैं जिसका कि फर्दर यूज किया जाता है, ठीक है, नए चीजों को बनाने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कहते हैं, आपने याद रखना है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो स्वाभाविक सी बात है कम ही होना था, क्योंकि सारा का सारा जो बर्डन था वो किस पे था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। अब देखिए, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो उन्होंने कहाँ काम किया। अभी हमने देखा था कॉटन
का फील्ड था, जूट का एरिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने पास क्या था, रेलवे था, रेलवे पे काम किया, पावर जनरेशन पे काम किया इन्होंने, ठीक है, कम्युनिकेशन पे किया, पोर्ट्स पे किया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब हम लास्ट एक देखते हैं, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो सोने की चिड़िया तो ऐसे नहीं कहा जाता था इंडिया को, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, ठीक है। कहीं सोने की चिड़िया का संबंध जो है फॉरेन ट्रेड के साथ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सर्च कीजिए, इसको समझिए कि ये कंसेप्ट क्या था। तो जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस इन द एंशिएंट इंडिया, ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जैसे हम अंग्रेजों के कंट्रोल के अंदर आते हैं तो आप देखते हो कि हम मेयर एक क्या है, इम्पोर्टर कंट्री बन के रह जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कंट्रोल किया था, इनकी मोनोपोली थी हमारे ट्रेड पे। मतलब कि हम ही तुम्हारे, इस तरीके से समझ के चलिए कि अंग्रेज जो थे इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने एक तो कंडीशन इंडिया पे ये रखी थी कि तुम हमारी मार्केट हो, हम तुम्हारी मार्केट है, ठीक है। मतलब कि हमारे दोनों के अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि देखिए, अंग्रेजों के लिए मार्केट भी इंडिया ही है, मतलब कि सामान बना के हमको ही बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल भी हमसे ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम इन्होंने बना लिया था। और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज थी जिनके साथ में हम जो इंडिपेंडेंट ट्रेड कर पाते थे। अदरवाइज मतलब मेजोरिटी ऑफ ट्रेड जो था हम किसके साथ करते थे, अंग्रेजों के साथ ही करते थे। और फिर उसके बाद आप कह लीजिए जले पे नमक, उस टाइम की अगर हम बात करें, सुएज कैनल, तो सुएज कैनल बनता है। और सुएज कैनल के बाद क्या होता है, ब्रिटिश का जो कंट्रोल है और इंडिया पे बढ़ जाता है, क्योंकि सुएज कैनल अब वर्ल्ड मैप जो अपने मन में लेके आइए, देखिए इंडिया, इंडिया के साथ में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उस समय तो चलो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं था, अगर मॉडर्न सेंस में देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास सऊदी अरेबिया आ गया। सऊदी अरेबिया के साथ क्या है, रेड सी है। अब ये जो रेड सी है ना, इससे कनेक्ट करने के लिए इन्होंने बनाया, इजिप्ट की गवर्नमेंट ने, सुएज कैनल, ठीक है। अब ये जो सुएज कैनल है, ठीक है, ये कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे कनेक्ट करेगा रेड सी को, रेड सी को कैसे कनेक्ट करेगा मेडिटेरेनियन सी के साथ में। तो अब ये अंग्रेज जो है अब बड़ी आसानी से मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे, वहाँ से सुएज कैनल का यूज़ करके सीधे रेड सी, और रेड सी से सीधे अरेबियन सी से सीधे इंडिया में आ जाएंगे। तो इनका डिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो इसके चलते इन्होंने इंडिया को और खतरनाक तरीके से कंट्रोल करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये आपका MCQs प्रीलिम लेवल का स्टेटमेंट है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक्सपोर्ट सरप्लस कभी रहा था अंग्रेजों के टाइम पीरियड के दौरान में, तो बिल्कुल था। ये सबसे खतरनाक और आप कह सकते हो कि स्ट्रेंज एक स्टेटमेंट है कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस रहे थे। एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या मतलब हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, ठीक है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है और बिल्कुल ट्रू, आपने याद रखना है। लेकिन इसका बेनिफिट हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमें गोल्ड तो मिला नहीं इन रिटर्न। जो कुछ भी हमें मिल रहा था एक्सपोर्ट के बदले में, उसका खर्चा कहाँ पे किया जाता है, अंग्रेज लोग जो थे वो अपने पे कर रहे थे सारा का सारा खर्चा, ठीक है। तो इसका इंडिया को बेनिफिट मिला नहीं, ये लाइन आपने याद रखना है। अभी 3 स्लाइड्स और अपने पास। चलिए अब हम देखते हैं सुएज कैनल। तो सुएज कैनल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 1869 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, आपने याद रखना है, इजिप्ट की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, मतलब नेचुरल नहीं है, खुद ही इसको क्योंकि कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को। रेड सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ में, ठीक है, आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन का क्या मतलब होता है, देखो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है, आपकी पॉपुलेशन किस तरीके की है, कैसे पता चलेगा, सेंसस से। तो इंडिया में पहला सेंसस कब होता है, 1881 में, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पे काम तो 71 में ही शुरू हो चुका था। इनफैक्ट 72 73 में एक पहला वर्जन आ भी गया था। लेकिन आप कह सकते हो कि एक एक्यूरेट जो आपका सेंसस था वो 81 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला कब आया, तो 81 ही आपने टिक करना है। तो पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, 81 में किया गया था। और उसके बाद से आपको पता ही है कि हर 10 सालों के बाद इसको कंडक्ट किया ही जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो सेंसस है लास्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था इंडिया में। अब देखिए, तो हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो अब हम देखते हैं कि 1921 से पहले इंडिया का क्या कंडीशन था। तो 1921 से पहले की अगर हम बात करें
तो 1921 के पहले इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था उसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। मतलब कि 1921 के पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं। तो हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसको अलग अलग फेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 1921 से पहले वाला जो टाइम पीरियड है इसको फर्स्ट फेज लेके चलते हैं, और 1921 के बाद से लेके 1950 समवेयर, ठीक है, इसको हम जब इंडिपेंडेंस जब तक हमको मिलता है तो इसको हम सेकंड स्टेज लेके चलते हैं। थर्ड जो है उसके बाद वाला टाइम पीरियड आता है 1890 तक। वो पॉपुलेशन बूम की सिचुएशन थी, उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि बर्थ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डेथ रेट जो था वो बहुत कम हो गए थे, ठीक है। तो पहला स्टेज आपका कब था? 1921 से पहले पहले। यहाँ पे जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये अपना पहला जो था स्टेज था। सेकेंड स्टेज आपका आता है 1921 के बाद वाला, ठीक है। और 1921 के बाद आप देखते हो कि इसमें पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी ज़्यादा है, ये दोनों आपस में इक्वलाइज कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं एक दोनों को। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी से पहले वाला जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लिटरेसी लेवल था ये सिर्फ 16% था, और इसमें से भी सिर्फ अगर हम बात करें तो लड़कियों की जो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो दैट वाज जस्ट 7%, ठीक है, आपने याद रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट थी, ठीक है, या तो बहुत कम थी या फिर थे ही नहीं, तो इतने मतलब कि बुरे हाल थे उस समय। और अगर हम बात करें मोर्टैलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है, और इसमें से भी अगर हम अगर पर्टिकुलरली अगर हम देखें इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, 1000 अगर लाइव बर्थ होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चों की मौत हो जाती थी, ये देखिए ये कितना अलार्मिंग था, 218, तो 218 बेबीज की मौत हो जाती थी, ठीक है। अब अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इंडिया का करंट IMR कितना है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी उस टाइम पीरियड में थी 44, और आज के टाइम की आपको बतानी है कि कितना है। क्या कोविड-19 के चलते इसमें कोई फ्लक्चुएशन आया था? ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अब उसके बाद आपका आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से डिवाइड हुई है, ठीक है। तो आप देखते हो कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड के बीच की अगर हम बात करें तो ज़्यादा आपको जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये मतलब कि जैसे 100 साल पहले था, 100 साल के बाद भी कुछ ऐसा ही सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में लगभग 70 से 75% लोग काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 से 20%, ठीक है। इसको आपने कंपेयर करना है आज की जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके साथ आपने कंपेयर करना है। उसके बाद एक और हमने यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रीजनल वेरिएशन में आपको देखने को मिल रहा था। कैसे? देखिए, जितने ये कुछ डेवलप्ड स्टेट्स थे जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर से अपने आप को इन्होंने क्या किया, एक अलग करना इन्होंने शुरू किया। मतलब कि इनका ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है, एग्रीकल्चर से ये इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में इन्होंने एंट्री करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये एक स्टेट्स थे, एक टाइप के। दूसरे टाइप के स्टेट्स कौन से थे? पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा टाइप के जो स्टेट थे जहां पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस जो था ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इस पे भी इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड होने वाला है इस टॉपिक का। एक मिनट मुझे देख लेने दो, शायद ये लास्ट ही है इस टॉपिक का। यस, ये लास्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था देखिए, तो अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस किया? अंग्रेजों ने सड़कें बनाई, ठीक है, अंग्रेजों ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने पोर्ट्स डेवलप किए, अंग्रेजों ने वाटर ट्रांसपोर्ट जो था उसको यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करी, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से हार गया, ये रेलवे के सामने टिक नहीं पाया। तो ये सभी काम किसने किया? ये अंग्रेजों ने किया। अब आपको पता है इसके पीछे पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि किसी तरीके से इंडिया को लूटा जा सके, और ये इनके टूल्स थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने बताना है कि ये जो रेलवे सिस्टम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। अब इंडिया से पहले वाले जो अंग्रेजों से पहले वाले जो सड़क थे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे, ठीक है। इस पे भी स्टेटमेंट आपका बन सकता है कि अंग्रेजों के आने से पहले के जो रोड्स थे इंडिया के,
क्या वो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिजिबल थे, क्या वो फीबल थे, ठीक है, आपने याद रखना है वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थे। ये स्टेटमेंट पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है, मतलब जोश जोश में आपने ये नहीं है कि क्योंकि सोने की चिड़िया थी इंडिया तो सब कुछ ही अच्छा था, ऐसा नहीं था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद ये सब ये जो कुछ भी आप सिस्टम देख रहे हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो जो अंग्रेजों ने बनाया, इसका सीधा काम क्या था, इसका सीधा पर्पस यही था कि किसी तरीके से अंग्रेजों का इससे बेनिफिट हो सके। तो ये आपका रेलवे है, ठीक है, आपने याद रखना है। रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके बेनिफिट्स आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। एक तो डिस्टेंस जो था वो कम समय में ट्रैवल आप कर सकते हो, देन ये कमर्शियलाइजेशन को इसने प्रमोट किया। और पहला जो आपको पता ही है रेल कहाँ से कहाँ चला था, बॉम्बे से थाने, और क्योंकि ये पहला ही रेल लाइन था तो इसका मतलब पहला रेलवे ब्रिज जो था इसी रूट पे बनाया गया था, ठीक है, आपने याद रखना। इनलैंड जो ट्रेड जो था, ठीक है, इनलैंड ट्रेड, और उसके बाद अगर हम बात करें सी लेन्स की, अगर हम बात करें तो इस पे काम करने की कोशिश की अंग्रेजों ने, लेकिन ये दोनों फेल हो गए। क्यों? इनलैंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो इनलैंड ट्रेड डेवलप क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अंग्रेजों ने होने ही नहीं दिया, ठीक है, वो अपना सामान आके यहाँ पे बेचते थे। दूसरा बात सी लेन, सी लेन मतलब कि इनलैंड सी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्यों नहीं डेवलप हो गया? क्योंकि देखिए रेलवे आ गया था, तो रेलवे के मुकाबले में ये बिल्कुल ही इनके सामने टिक नहीं पाए, ठीक है, वो ज़्यादा फिजिबल था। देन उसके बाद है टाटा एयरलाइन जो था, इन्होंने फिर जो एयर का कंसेप्ट है इंडिया में शुरू किया 1932 में। एयरलाइंस की जो शुरुआत थी टाटा एयरलाइंस ने ही की, आपने याद रखना, सबसे पुराना कंसेप्ट इनका ही है। और ये जो कुछ भी हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा बनाना, इंडस्ट्रियल सेटअप करना, इन सभी का सोल पर्पस क्या था? लास्ट लाइन देखिए, सोल पर्पस यही था कि किसी तरीके से अंग्रेजों ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए थे अपने देश में, ठीक है, उसको ये एक स्टिमुलस जो है वो दे सके, ठीक है। तो अंग्रेजों का ये जो फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी चैप्टर्स में आगे कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो जाएगा कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो क्या था, ठीक है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है वो क्या है, ठीक है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर थोड़ा सा तो लेंथी जरूर था, लेकिन इसमें बहुत सी काम की चीज़ें आपको मिल गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।